नमस्कार। आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं लेक्चर्स की with regard to some important points in different industries in their working, in their accounting, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या सजेशंस, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट एंड वी आर ट्राइंग टू गेट दैट. तो ये हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एंड टू स्टार्ट विद TPA, देन इंश्योरेंस कंपनी, देन ब्रोकर कंपनी, बैंक्स एट्सेट्रा. हम आगे तक जाएंगे कि इनकी वर्किंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे कैसे हम उन्हें सॉल्व करें. और स्टार्ट में TPA से कर रहा हूँ बिकॉज थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कंपनीज जो हैं उसका तो मुझे बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है. लगभग हर डिपार्टमेंट में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, एसोसिएशन रहा हूँ और हर डिपार्टमेंट को की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने की कोशिश की है, लोगों से पता किया है डिफरेंट लेवल्स पे, जगह जगह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर कई एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी ली है और फिर अपनी थिंकिंग से आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके क्या सॉल्यूशंस बनाए जाएं, कैसे लाइन ऑफ एक्शंस बनाए जाएं. आई हैव ट्राई टू डू दैट टू गेट द बेस्ट एफिशिएंसी एंड मेन एम जो हमारा होता है कंपनी का, द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट. उसके लिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एफिशिएंसी, उसके लिए यस व्हेन वी टॉक अबाउट TPA or for that matter any service industry, the main important thing is service. We have to provide best service, and in the case of TPA, third party administrator companies, what is the main service? That is claim processing. Yes, main service is claim processing, but there are two allied services also. One is enrollment updation. Yes, enrollment updation fast होना चाहिए, rather हो सके तो ऑनलाइन होना चाहिए, नहीं तो उसके बड़े रिप्रिकॉशंस होते हैं. जैसे सपोजिंग अगर एक्स्ट्रा एंडोर्समेंट्स पास नहीं हुई हमारे TPA में, कोई एम्प्लॉई ऐड हो गया लेकिन एक्स्ट्रा एंडोर्समेंट पास नहीं हुई, तो होगा क्या, उसका क्लेम आएगा लेकिन हमारे पास तो एंट्री नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा. रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर वो मेल आएगा, फ़ोन आएगा, एम्प्लॉय का मेल आएगा, HR का मेल आएगा, तो ऑल दैट मेल, फोन्स, टेंशन सब शुरू हो जाता है. द वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी. हाँ, तो कहाँ हम स्पेंड करें, कहाँ हम सेव करें, ये भी मैंने स्टडी किया है. तो और अदरवाइज अगर सपोजिंग एम्प्लॉय चला गया है लेकिन हमने एंडोर्समेंट, जो डिलीट एंडोर्समेंट होती है, उसको हमने अपनी बुक्स में डिलीट नहीं किया, तो क्या होगा, क्लेम तो पे हो जाएगा हमारी तरफ से लेकिन पेबल है नहीं, तो फिर रिकवरी करते रहो. अगेन दोज रिकवरी प्रोसेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारी कॉस्ट, इवन वाइल क्लेम रिकवरी प्रोसेस में टाइम, एनर्जी, मनी इज वेस्टेड, दैट कॉस्ट समथिंग. तो उसके लिए क्या करें, एनरोलमेंट अपडेशन फास्ट होनी चाहिए. पर अब इसमें क्या है, जो नए TPAs हैं वो तो मेरे लेक्चर से सीखेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट TPA है वो तो कहेंगे ये तो हमें पता ही है, ये क्या बता रहे हो. तो कि करना चाहिए लेकिन करना बड़ा मुश्किल है. आई अप्रिशिएट बिकॉज वी आर डीलिंग विद द अदर कंपनीज. तो उसके लिए मैंने लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया कि किस तरह से हम जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन फास्ट अपडेशन कर सकें, करेक्ट अपडेशन हो सके. दिस वी हैव टू ट्राई एंड दैट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग. तो अब आते हैं हम मेन सर्विस, दैट इज क्लेम्स. क्लेम्स पेमेंट जो हैं, जैसे सब जानते ही हैं कि टर्म्स और कंडीशंस जो हैं उसके हिसाब से पे होते हैं और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज की डिफरेंट टर्म्स और कंडीशंस होती हैं. और यही नहीं, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के लिए एक ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री कंपनी की कई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. तो इतनी सारी पॉलिसीज की इतनी सारी टर्म्स और कंडीशंस याद रखना, कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. तो क्या करें, अगर डाटा बहुत वास्ट हुआ तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द क्लेम प्रोसेसिंग. यस, दैट इज द ओनली सोल्यूशन. और उसके लिए जैसे मैंने न्यू इंडिया की जनरल पॉलिसी से स्टार्ट भी किया, सिस्टम डिजाइनिंग थोड़ा,
तो उसके लिए हम क्या ज़रूरत है कि जो क्लेम्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें डिफरेंट कैप्स होती हैं, और क्या कहते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे डिफरेंट कैप्स होती हैं। तो उन सबको टेक केयर करना, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑब्वियसली क्लेम्स डिपार्टमेंट के बंदे होंगे और प्लस आईटी डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, लेकिन होता क्या है, क्लेम डिपार्टमेंट को क्लेम की नॉलेज है, आईटी डिपार्टमेंट को आईटी की नॉलेज है, तो बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आईटी मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आई मीन टू से, तो कम्युनिकेशन गैप होता है जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए एक मेरा जैसा बंदा चाहिए जिसे क्लेम्स की भी नॉलेज हो, जिसे सिस्टम डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैंने बहुत प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज भी ली है और सिस्टम डिज़ाइनिंग में रहा भी हूँ, तो सिस्टम डिज़ाइनिंग की नॉलेज भी हो, क्लेम्स की नॉलेज भी हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी हो, और एक तीसरा फैक्टर होता है कंज्यूमर के एंगल से भी नॉलेज हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो प्रोग्रामिंग के टाइम पे हम टेक केयर करें। जैसे मैं अभी बताता हूँ कि जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी भी क्लेम प्रोसेसिंग का, तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने इंटरनल चेक्स हैं, तो उनको लगाने में होता क्या है कि स्पीड स्लो हो सकती है, तो हमें टेबल्स इस तरह से बनानी होती है, वन। सेकेंडली, टर्म्स एंड कंडीशन तो चेंज होती रहती हैं हर साल, कॉर्पोरेट अगर रिन्यू होता है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि जरा सी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होने पे पूरा सॉफ्टवेयर ना चेंज करना पड़े। मास्टर शुड बी देयर सो दैट दोस मास्टर्स आर चेंज, इट हैज बीन टेकन केयर। सो दीज आर, सो एक मेरे जैसा बंदा जिसे पूरी नॉलेज हो वो होना चाहिए। पर अब 100% कंप्यूटराइजेशन कई जगह पॉसिबल भी नहीं है और कई जगह हो भी नहीं सकता। अब ये कितना, क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर बनाने की और हार्डवेयर, क्योंकि सर्वर भी बड़ा लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम बाद में करेंगे, और लेकिन वो बहुत फायदेमंद निकल सकती है, स्पेशली जब वास्ट डाटा हो तो करना ही पड़ेगा। पर किस लेवल तक करना है, एटलीस्ट किस लेवल तक हमें कंप्यूटराइजेशन करना है। पार्टली कंप्यूटराइजेशन भी चल सकता है, लेकिन उसमें फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले हम कंप्यूटराइज कर दें। फिर अगेन मेरा जैसा बंदा जैसा नॉलेज है क्लेम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने ये सारा स्टडी किया है कि क्लेम प्रोसेसिंग में किन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो वो पहले हम कंप्यूटराइज कर दें, और बाकी चीज़ें जो मैनुअली हम कंट्रोल कर सकें उनको भी कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि आसान नहीं है, उसको भी मैंने लाइन ऑफ एक्शन तैयार करा है। खैर ये तो बात हो गई कि अगर आप कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं वैसे बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर कंपनी छोटी है या किसी कारण से खास कंप्यूटराइजेशन नहीं है और मैनुअली ही जाना है तो काम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए भी मैंने कुछ लाइन ऑफ एक्शन तैयार किए हैं कि क्या क्या करना चाहिए। और दूसरी एक एलाइड सर्विस और है जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस समय जो मैं ले रहा हूँ अगला पॉइंट जीपीए में, तो वो है निगोशिएबल रेट। यस, आजकल ये निगोशिएबल रेट की बड़ी प्रॉब्लम है। निगोशिएबल रेट क्या है? तो जो एसएलए में रेट दिया हुआ है किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, जब हम रिन्यूअल चली जाते हैं तो वो कुछ कम दाम में, सपोजिंग से इन केस ऑफ न्यू इंडिया 4.5 का एसएलए रेट है, लेकिन आप गए किसी कॉर्पोरेट के लिए तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम तो 3.5 देंगे। अब ये 3.5 रेट हमें वाइबल है भी कि नहीं, परवड़ेगा कि नहीं, अगर मुंबई की भाषा में करें तो ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो इसके लिए जब हम निगोशिएट करने जाते हैं तो उसकी पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी, हमें कॉस्ट और इनकम निकालनी पड़ेगी हर कॉर्पोरेट वाइज, पॉलिसी वाइज, सो दैट हम एक मिनिमम रेट तक पहुंच सके कि भाई इससे कम तो मतलब ही नहीं, प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड किया तो इतना तो होना ही चाहिए। तो उस टेबल पे हम निगोशिएट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी उससे कम रेट पे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस हेड जो है उसका टेक हो सकता है, बिकॉज कुछ और बिजनेस मिलने की आशा हो तो उसमें कम रेट में भी चल सकता है, तो दैट इज अनदर टैग, बट दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज कि एक पॉलिसी या कॉर्पोरेट
मैं कितना कॉस्ट आ रहा है और कितना उसकी इनकम है, तो क्या प्रॉफिट है, तो क्या रेट लें हम, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुश्किल। तो ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए क्या है कि डिफरेंट टाइप की हमारे पास कॉस्ट है। कुछ तो डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे कॉर्पोरेट में आपने कोई हेल्प डेस्क पे आदमी रखा है, उसकी सैलरी वो तो डायरेक्ट उस कॉर्पोरेट से कनेक्टेड हो गई, तो उसको तो हम ले सकते हैं। पर वहाँ पे भी दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। एक कि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, उसको कैप्चर करने का, कॉस्ट वाइज सेंटर्स या कॉर्पोरेट वाइज या पॉलिसी वाइज कॉस्ट निकालने का। दूसरा सबसे बड़ी बात है, उसकी एंट्री होनी चाहिए। सपोजिंग सॉफ्टवेयर में तो जगह है, स्पेस है, फील्ड है, लेकिन डाटा एंट्री ने एंट्री की नहीं। तो अब तीसरी बात कि डाटा एंट्री भी करेक्ट होनी चाहिए, कहीं इस कॉर्पोरेट की उस कॉर्पोरेट में हो जाए। तो वो तो एक जनरल जो मिस्टेक्स होती हैं जिनके लिए हम मेकर चेकर वगैरह हम रखते हैं, सो दैट दोज थिंग्स कैन बी टेकन केयर। तो उस कॉस्ट के लिए भी ये तीन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्पेस होना चाहिए, फील्ड देनी चाहिए निकालने के लिए, प्लस एंट्री होनी चाहिए और एंट्री करेक्ट होनी चाहिए। अब दूसरी आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे क्लेम फाइल से और भी कई हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। कुछ तो डायरेक्ट हो सकते हैं, काफ़ी इनडायरेक्ट भी होती हैं। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हैं, इनको अपॉर्शन करना पड़ता है, डिपेंड करता है डिफरेंट कॉस्ट पे। कुछ क्लेम्स के हिसाब से हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स, कुछ प्रीमियम के हिसाब से हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज विच वी हैव टू गो फॉर। और थर्ड कॉस्ट होती हैं, जैसे हेड ऑफिस की कॉस्ट, हेड ऑफिस ओवरहेड्स, वो हमें डालने पड़ेंगे। तो किस तरह से डाले जाएं, ये एक चीज़ होती है। तो डालने के बाद कॉस्ट निकालना एक मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ तो हो गई कि चलो आपने कॉस्ट निकाली, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है। जैसे सपोजिंग आपकी पॉलिसी रिन्यू हो रही है 1 जनवरी को, तो जैसे हम करते हैं, क्या करते हैं कि हम 2 महीने पहले ही रिन्यूअल्स दे देते हैं अपने BD CRMs को कि गो प्रिपेयर एंड गेट इट। तो 2 महीने पहले ही दे देते हैं, तो एटलीस्ट 1 दिसंबर को तो आपको, क्योंकि बाद नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे, तो रेट देना ही पड़ेगा। तो 1 दिसंबर तक आपके पास तैयार होना चाहिए, कॉस्ट भी और इनकम भी। इनकम निकालना तो आसान काम है, कॉर्पोरेट वाइज इनकम आ सकती है, लेकिन कॉस्ट निकालना, जैसे मैंने कहा, बहुत मुश्किल काम है। और वो निकाल भी ली तो 30 नवंबर तक तो एग्जैक्ट कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1 मंथ लेनी पड़ेगी। और अगर पॉलिसी नहीं है तो क्या होता है, वो क्लेम पीरियड का एक एक्सटेंशन होता है कि कई पॉलिसीज में डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, जैसे 45 डेज तक आप क्लेम्स आ सकते हैं। तो उसमें जो एक्सपेंडिचर लगेगा, एक्सपेंसेस लगेंगे, उन सब का ख्याल रखते हुए आपको ये एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सो यही हम एग्जैक्ट निकालना तो मुश्किल है, लेकिन वी कैन ट्राई टू बी एज फार एज एग्जैक्ट और बेटर, परफेक्ट। तो वो हमारे पास होना चाहिए, और ये हमें पहले दे देना चाहिए CRMs वगैरह को, ताकि वो वहाँ पे निगोशिएट टेबल पे एक पर्टिकुलर से कम ना लाए। तो ये तो एक ये बात होगी। अब कुछ सिस्टम्स मैंने बनाए हैं कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज द थिंग। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि TPA के तो हर डिपार्टमेंट के मेरे पास नॉलेज भी है और प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है, चाहे ये मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो या फिर क्या कहते हैं फ्लोट हो, MIS हो, क्लेम हो, एनरोलमेंट हो, एडमिन हो, HR हो, CRM हो, BD हो, मार्केटिंग हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड। तो ओवरऑल व्यू मैंने लिया हुआ है और सारे स्टडी किया और इंटरकनेक्शन भी स्टडी किया है। दिस इज व्हाई आई से कि TPA की तो नॉलेज को तो मैं कच्चा चबा के खा गया हूँ, ऐसी नॉलेज लिया मैंने और तड़प रहा हूँ उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए। कि हालात ये हैं कि कभी कभी तो लगता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही कहीं सर्विस देना शुरू कर दूंगा, बट नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम 3 or 4 days a week और 2 to 7 सपोजिंग। पर हाँ, वो बात अलग है कि जिन दिनों मैंने जाना होता है उन सुबह से ही शुरू हो जाता हूँ, रात के 12 बजे तक काम करता हूँ।
तो मोर देन फुल टाइम हो जाता है, बट पीपल नो वाई, बट आई वांट पार्ट टाइम ओनली। और हाँ, इसमें कंपनी को भी फायदा है देखा जाए तो, क्योंकि जब मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो मैं आधी सैलरी ले रहा हूँ, तो हाफ सैलरी में उन्हें दे विल गेट अ पर्सन who has got degree of chartered accountant and fellow from insurance institute. Yes, I am chartered accountant and fellow. और इंश्योरेंस सेक्टर का जैसे इतना अगला एक्सपीरियंस और नॉलेज है, एंड टीपीए की तो जैसे मैंने बताया हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है, और डिफरेंट जगह से नॉलेज ली है मैंने, एक ही जगह से नहीं। तो हर प्रकार के छोटे टीपीएस, बड़े टीपीएस, हर प्रकार का वर्किंग की नॉलेज है एंड प्रॉब्लम्स की नॉलेज है, कैसे सॉल्व करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, प्लस अकाउंट्स की एक्सपर्टाइज है, देन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स की एक्सपर्टाइज है, ऑडिट कराना और करने की एक्सपर्टाइज है, इंटरनल ऑडिट की एक्सपर्टाइज है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने की भी है, और क्या ट्रेनिंग दी जाए। जैसे मैंने कहा क्लेम्स के केस में जब पार्शियली हम कर रहे हैं या मैनुअली कर रहे हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लेम्स की ट्रेनिंग, और क्या दें, कैसे दें, किसको दें, कितनी दें, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मैनेजमेंट करना, वो भी मैंने स्टडी किया है काफ़ी। तो ट्रेनिंग की एक्सपर्टाइज, फिर मार्केटिंग की एक्सपर्टाइज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, और एडवर्टाइजमेंट बनाने की भी एक्सपर्टाइज है ही। तो और सबसे बड़ी बात कि सिस्टम डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज है। इतनी सारी नॉलेज और एक्सपर्टाइज प्लस सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, और सबसे बड़ी बात, आई वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क। मुझे काम, आई एंजॉय वर्किंग, तो काम के लिए काम चाहिए। तो एनीवे दैट इज, तो पार्ट टाइम किसी को चाहिए हो तो एनीवे हम लेक्चर की बात कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे जो सेकंड एस्पेक्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो सर्विस, एलाइड सर्विस हमने देनी होती है, उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, तो मिस्टेक्स नहीं भी होनी चाहिए। तो कैसे टेक केयर करें, एक चीज़। एंड माय फेवरेट एंड स्पेशल इंटरेस्ट वाला, फाइनेंशियल्स, ईयर एंड फाइनेंशियल्स, क्योंकि अब ईयर एंड आ गया है, तो ईयर एंड फाइनेंशियल्स हम किस तरह से हमें करना है। क्योंकि क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी में हेड ऑफिस से गाइडलाइंस आती हैं, प्लस IRDA एक्ट, प्लस IRDA रेगुलेशन, उन सब का ख्याल रखना पड़ता है। TPA में, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर में, क्या कहते हैं, ये IRDA रेगुलेशंस का, प्लस जनरल ऑडिट का ख्याल रखना पड़ता है। तो किस तरह से हम चले पहले ही, ताकि ऑडिट परफेक्ट एंड स्मूथली जाए, ये भी मेरी एक्सपर्टाइज है। और इसमें क्या कहते हैं, जैसे मैं इंश्योरेंस में भी, कंपनी में भी रह चुका हूँ, और TPA में भी। तो जैसे 24-26 तारीख मार्च के बाद क्लेम्स पेमेंट बंद हो जाती है, फिर आउटस्टैंडिंग क्लेम्स की हमें फिगर्स देनी पड़ती है, वगैरह वगैरह, क्या क्या करना पड़ता है, तो सबकी नॉलेज है। तो नॉट ओनली अकाउंटिंग बट अदर एस्पेक्ट्स आल्सो आई विल बी टेकिंग केयर। अकाउंटिंग करता लूँगा, यही तो मेरा फर्स्ट लव है, बट TPA की तो पूरी नॉलेज हमें है, तो वो हम ऐसे लेते रहेंगे। और हाँ, वो कहते हैं ना कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।